माय डियर स्टूडेंट्स, आज काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं अपना पहला वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं और प्रॉमिस से कुछ देर ज़्यादा ही हो गई। मैंने तो कहा था कि जल्दी अपलोड कर देंगे, लेकिन देर लग गई। उसके कई कारण थे। वीडियो एडिटिंग कोई मामूली काम नहीं है और मैं खुद ही सब करना पड़ता है, तो सॉफ्टवेयर में परफेक्शन लाने के लिए देर लग गई। बहरहाल, मेरा पहला वीडियो नीट के उन विद्यार्थियों को है जो इसी वर्ष नीट देने जा रहे हैं। संभवतः जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के लास्ट वीक में उनके एग्ज़ाम होंगे। कल तक शायद डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी। तो ये पहले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिनसे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। वीडियो पूरा देखें और लगातार देखते रहें। पहले दो लेक्चर्स में, जिनको आप लोग वीडियो कहेंगे, उसमें मैं आपको कुछ ऐसी जनरल चीज़ें बताऊंगा, कैलकुलेशन ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। आपको ये बहुत पसंद में आएंगी और इससे आपकी रैंक भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये पहला वीडियो हमारे नीट के स्टूडेंट्स के लिए है और इस पहले जो हमारा ये वीडियो बन रहा है, इसको हम वीडियो तो नहीं कहेंगे, हम इसको लेक्चर कहेंगे, जैसे कि अपनी टर्मिनोलॉजी में होती है। तो देखिए, ये जो स्टूडेंट देने वाले हैं नीट, उनके लिए ये मैंने स्पेशली डिजाइन किया है। और अब समय तो कम बचा है। आज पेपर में भी निकला है कि 5 तारीख को डेट डिसाइड हो जाएगी कि नीट वगैरह कब होंगे, और मेरे ख्याल से जुलाई के फर्स्ट वीक में होने चाहिए, जहाँ तक मेरा गेस है। पता नहीं पहले हो जाए या और भी लेट हो, तो हम नहीं कह सकते हैं। तो ये पहले वीडियो में हम आपको एकदम शुरू से शुरू करते हैं। और देखिए, नीट का पेपर हम आपको क्लियर कट ये बता दें कि नीट का पेपर बहुत कुछ टाइम सेविंग स्किल पे डिपेंड करता है। करीब 180 क्वेश्चन रहते हैं, आपको 3 घंटे के अंदर करने हैं। और कुछ क्वेश्चंस बड़े कॉमन टाइप के होते हैं, उनमें हमें टाइम बचाना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है, आपको भी एक्सपीरियंस होगा अगर आप लोग 1-2 बार ये दे चुके हैं पेपर, तो टाइम जरा कम बचता है। तो किस तरीके से हम टाइम को मैनेज करें, ये तो हम अभी आगे आपको बताएंगे ही पूरा एग्जाम से पहले, कि पहले क्या करना चाहिए। बायोलॉजी करनी चाहिए कि फिजिक्स करनी चाहिए। ज़्यादातर आप लोग फिजिक्स बायोलॉजी ही पहले करते होंगे। तो किस तरीके से टाइम बचाया जाए, कौन सा पहले किया जाए। लेकिन अभी हम आपको फिजिक्स के पेपर में टाइम करने की, सेव करने की बात बता रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जिस पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आते हैं। कोई भी साल का नीट का पेपर उठा लीजिए, पुराने पैटर्न पर, नए पैटर्न पर, ये क्वेश्चंस के टाइप रिपीट होने ही होने हैं, और उनको करने में हम बहुत सारा टाइम भी बर्बाद कर देते हैं। तो मैंने आज के लेक्चर को ट्रिक लेक्चर बताया है। इसमें मैं आपको 5 कॉमन तरीके ऐसे बताने जा रहा हूं जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और वो किसी एक चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। किसी भी चैप्टर से ये क्वेश्चन बन जाते हैं, और उसमें ये अगर हम सॉल्यूशन का तरीका अडॉप्ट करें तो हमारा क्वेश्चंस एक नॉर्मल वे में जैसे हम करते हैं, उसकी कंपैरिजन में लगभग आधे से भी अधिक टाइम में सॉल्व हो जाता है। तो इसको हमें ज़रूर सीखना चाहिए। और इस लेक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ नोट्स भी दिए हैं, जिनसे जो हम बता रहे हैं वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसे आप डाउनलोड कर लें या फिर सेव कर लें या फिर प्रिंट आउट निकाल लें, जैसा भी करें। और प्लस हम एक 15-20 क्वेश्चन की असाइनमेंट भी दे रहे हैं, और उसको आप करें। इन्हीं ट्रिक्स को लगा करके करें। क्वेश्चंस बड़े सिंपल हैं, आप करते भी हैं, कर भी लेंगे, लेकिन आप इन ट्रिक्स को लगा करके करें तो उसमें आपको देखेंगे कि आपका टाइम बहुत बच जाएगा।
और इनका सल्यूशन मैं आपको कल अपलोड करूँगा। तो चलिए चलते हैं फिर पहला ट्रिक। तो इन ट्रिक्स को हम लोग क्वेश्चन की बेसिस पर समझना शुरू करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 0.2%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कोई स्फीयर है, इसकी रेडियस है r, और हम जानते हैं कि वॉल्यूम और रेडियस के बीच में स्फीयर के लिए रिलेशन होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हम रेडियस बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रेडियस घटा देंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन बना लिया। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। और सपोज हम कह दें कि अगर किसी कैपेसिटर के प्लेट के बीच की डिस्टेंस हम 0.2% बढ़ा दें तो कैपेसिटी का क्या होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है और कोई चीज चेंज हो जाती है। तो यहां पर पहली बात तो ये देखना है कि अगर जैसे ये कैपेसिटर वाला क्वेश्चन है तो देखिए डी नीचे आया है, तो अगर ये डिस्टेंस बढ़ती है तो कैपेसिटी कम होगी। और यहां पर आर ये ऊपर आया है, तो यहां पर अगर रेडियस बढ़ती है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब इसको कैसे करें, करने के बहुत सारे तरीके आपको मालूम होंगे। अब ये परसेंटेज वाला है, जैसे ये 0.2% घटाई जा सकती है या एरिया 0.1% बढ़ाया जा सकता है, तो कैपेसिटी में परसेंटेज चेंज पूछ सकता है। और यहाँ पर रेडियस को भी बढ़ा दिया गया है तो वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। तो जो भी आपका करने का तरीका है इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो ये है कि ज्यादातर क्वेश्चन में आप देखें कि ये परसेंटेज चेंज बहुत ही कम है। जब परसेंटेज चेंज 1 के आसपास होता है, मतलब जितना छोटा होगा उतना अच्छा ये वर्क करेगा। जैसे रेडियस 0.1% बढ़ा दी जाए या 0.01% बढ़ा दी जाए या 0.02% घटा दी जाए, मतलब यह है कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी मस्ट बी वेरी स्मॉल। ऑलमोस्ट ये 1 के आसपास होना चाहिए। वैसे लगाने को तो और भी लगा सकते हैं, 1.2% कर दो तो भी बढ़ जाएगा, लेकिन ये छोटा होना चाहिए, एटलीस्ट 5% से तो कम होना ही चाहिए। तो अब सीधे ट्रिक पर आते हैं। ये देखिए रेडियस की पावर 3 है इसमें, और रेडियस बढ़ाई गई है, रेडियस बढ़ाई गई है 0.2%। तो अब देखिए यहां पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब है, तो अगर रेडियस बढ़ेगी तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, इतना तो सब लोग जानते हैं। तो आप सीधे सीधे इसी रेडियस की पावर को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.6%। इस स्फीयर का वॉल्यूम 0.6% बढ़ जाएगा अगर रेडियस इसकी 0.2% बढ़ जाती है। और अगर यहां पर ये कह दें कि रेडियस 0.2% डिक्रीज कर दी गई तो फिर वॉल्यूम 0.6% डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर इसको कैपेसिटर्स के लिए लगाएं, उसमें डिस्टेंस 0.2% बढ़ गई, तो यहां पर d की पावर 1 है, तो 1 से हम 0.2 को गुणा करेंगे, 0.2 ही आएगा। लेकिन चूंकि d इसके डिनोमिनेटर में है फॉर्मूले के, तो कैपेसिटी 0.2% बढ़ेगी नहीं बल्कि घट जाएगी। इसको अप्लाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा परसेंटेज चेंज कम हो।
1 से छोटा हो तब तो बहुत अच्छा है, बहुत ही दौड़ के ये काम करता है, 1 के आसपास भी चलता है। लेकिन जरा ऐसे क्वेश्चन से बचिएगा, जैसे हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते थे कि अगर रेडियस 20% बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ेगा। तो सही सी बात है, रेडियस बढ़ रही है तो वॉल्यूम अब भी बढ़ेगा। लेकिन अब 20 × 3 अगर आप 60% यहाँ पे करेंगे तो आंसर उससे बहुत डिफर कर जाएगा। तो ये जो पावर से परसेंटेज को मल्टीप्लाई करने वाली टेक्निक है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रिक्स के साथ ये खास बात होती है कि आप उसको उसी के कॉन्टेक्स्ट में लगाएं। तो ये परसेंटेज चेंज कम होना चाहिए। 1 से परसेंटेज चेंज अगर कम है, 0.2% है, 3% है, तो बहुत अच्छा काम करता है। 1.2, 2.5 पे भी, मतलब 5% से कम हो तभी आप लगाइए, तब आपका आंसर सही आ जाता है बिल्कुल। और अगर परसेंटेज चेंज ज़्यादा है, 20% है, 30% है, तो फिर इसको आप मत लगाइए, तब आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरीके से करने के लिए, उसके लिए हम अपने अगले लेक्चर में इसके बारे में बताएंगे कि तब कैसे किया जाए। वो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन होती है, लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट में प्रीवियस ईयर्स में मिले भी होंगे। अब इसको जो नॉर्मल तरीका है करने का वो काफ़ी लंबा रहता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इससे बहुत जल्दी आंसर आ जाएंगे। हमने जो असाइनमेंट दिया है उसमें ये आज मैं आपको 5 ट्रिक्स बता रहा हूँ, और इन 5 ट्रिक्स पर मैं करीब 5-5 क्वेश्चंस भी दूंगा। तो आप इसको लगाएं, और जब लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी, तो आपका नीट में टाइम बचेगा। तो फिर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, ये भी आप जानते हैं कि पूरा पेपर तो हलवा पूड़ी नहीं होता है। नीट के पेपर की एक कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि 45 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें करीब 10 to 20 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और करीब 5-6 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जिसके लिए अलग से इंटेलिजेंस भी लगता है, कुछ कैलकुलेशन में लंबे होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकें, इसलिए जो कॉमन पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उनको हमें जल्दी सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। तो उसी पर्पज से आज का कोई विशेष टॉपिक नहीं चल रहा है, ये हमारी जो कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, जो सॉल्व करने के तरीके हैं, ये पूरी फिजिक्स में चलते हैं। किसी भी चैप्टर पे इस पे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। और अब देखिए, चलिए हम ट्रिक नंबर 2 पे चलते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनलिटी ट्रिक पर बेस्ड है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ is 10 Newton per kg. What is the acceleration due to the gravity at a planet which mass is double of the earth and radius is half of the earth? तो आप मान के चलिए कि इस मेथड पर आपको नीट में कम से कम 3-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो मैं एक टाइप का क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको दिखाया है वो बताता हूं। The acceleration due to the gravity at the surface of Earth is 10 Newton per kg, सब लोग जानते हैं। What is the acceleration due to the gravity at a planet which mass is double of the Earth and radius is half of the Earth? तो सबसे पहले तो हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए कि किसी भी प्लैनेट पर उसकी रेडियस और उसका मास अगर हमें मालूम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी क्या होता है। तो आई थिंक ये तो आप लोग जानते ही होंगे, G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। अब इसको हमारे 11th क्लास में भी ये क्वेश्चन आता था, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 11th क्लास की 3rd मंथली 6th मंथली से आने लगता है, बोर्ड में भी आता है, नीट में भी आता है, जेईई मेंस में भी आता है, इवन 1-2 बार आईएएस में भी आता है। तो इसको हम लोग करने का तरीका ये अडॉप्ट करते हैं कि जैसे हमें अर्थ की सरफेस पर दिया है 10, अर्थ का मास हमें नहीं मालूम, अर्थ की रेडियस भी नहीं मालूम, किसी दूसरे प्लैनेट पर निकालना है, उसका भी मास और उसकी रेडियस नहीं मालूम,
लेकिन ये मालूम है कि अर्थ का, उस प्लेनेट का मास अर्थ के मास का डबल है और प्लेनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस की आधी है। अब इसको करने का जो कॉमन तरीका है वो आपको याद होगा, मैं जल्दी से इधर छोटा छोटा कर देता हूं। हम लोग इसको ऐसे लिखते थे, ग्रेविटी एट प्लैनेट अपॉन ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और फिर इसमें जी से जी कैंसिल हो जाएगा। अब मास ऑफ प्लैनेट की जगह 2 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ लिख देंगे, तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा, जी से जी तो भाई कट गया, और मास ऑफ प्लैनेट की जगह लिख दिया 2 इंटू मास ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ प्लैनेट की जगह लिख दिया हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ और इसका स्क्वायर, और ये एम ई लिख दिया और ये आर ई स्क्वायर लिख दिया। ये हमने दोनों नीचे वाले लिखे। अब देखो यहां से एम ई को काट देगा और आर ई को काट देगा, तो अब बचा क्या, ग्रेविटी एट प्लैनेट ये निकालना है, ग्रेविटी एट अर्थ ये 10 दिया हुआ है और ये 2 है और नीचे हाफ का स्क्वायर है, तो ये 1/4 हो गया। तो ग्रेविटी एट प्लैनेट हो गया 10 इंटू 2 इंटू 4 यानी 80 न्यूटन पर केजी। ये हमारा आंसर आ गया। और ये इसको करने का तरीका लगभग सबको मालूम है, आप 11th क्लास में टीचर्स इसी तरीके से बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि अगर आप 11th के बच्चे हो तो इसी तरीके से करना भी, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो हो सकता है वहां तो स्टेप मार्किंग होती है तो टीचर आपका काट देंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन नीट में आया है तो इतना लिखना, उतना ज्यादा तो रफ पेपर भी नहीं दिया जाता है। और मान लीजिए अगर रफ पेपर आपको अलाउड भी है, मिल भी गया है, तो हाथ पैर पे कहीं लिख करके आपने जगह की जुगाड़ कर ली है, तो भी इतना लिखना, कैलकुलेशन करना बड़ा सिंपल है। बहुत ही लंबा प्रोसेस है, सिंपल नहीं है, लंबा प्रोसेस है। तो इसको जल्दी से कैसे कर सकते हैं, देखिए ये मास ऑफ दी, आपको अर्थ की मालूम है ना जी, तो अर्थ की ग्रेविटी 10 है। अब प्लेनेट का मास ऊपर है और प्लेनेट का मास अर्थ के मास का डबल है, तो मास वाला छोड़ दीजिए, खाली डबल है ना, तो यहां 2 लिख दीजिए और नीचे आर स्क्वायर होता है। अब प्लेनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस की हाफ है, तो आप हाफ लिख दीजिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर बना दीजिए, और ये देखिए आपका आंसर 80 आ गया। सीधी सी बात है, मास डबल है तो जी डबल हो गया, तो 10 दूने 20 हो गया, और रेडियस आधी है तो 4 गुना और हो गया, क्योंकि नीचे में आया है 1/4, तो 80 हो गया। अब अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, फिर काटा पीटी मचाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, तो ये 1 2 3 मिनट ले जाता है, और ऐसे करते हैं तो हम ओरल ही कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि नीट में आपको यही क्वेश्चन मिले, हमने कहा हमेशा मिलेंगे, तो ऐसा नहीं कि हर बार ग्रेविटी पूछी जाएगी, कभी एस्केप वेलोसिटी पूछी जा सकती है, कभी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछा जा सकता है, मतलब कोई भी फार्मूला हो सकता है, उसमें इन क्वांटिटीज का रिलेटिव पैरामीटर्स देके पूछा जा सकता है। इसको प्रोपोर्शनलिटी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। नीट का बहुत ही प्यारा दुलारा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि सिंपल भी होता है, बस फार्मूला मालूम होना चाहिए। वो जनरली क्या करते हैं कि कोई एक चीज दे देते हैं किसी के लिए और सिमिलर चीज की रिलेशन दे करके पूछते हैं। जैसे आपको ये पूछा जा सकता है कि एक मेटल स्फीयर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 वोल्ट है। अब एक दूसरा मेटेलिक स्फीयर है जिस पर चार्ज पहले वाले स्फीयर का 3 गुना है और उसकी रेडियस पहले वाले स्फीयर की डबल है, तो बताइए उस मेटेलिक स्फीयर पर पोटेंशियल कितना होगा। तो कैसे करेंगे, पहले मेटेलिक स्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करेंगे, और वो सबको याद है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R।
अब देखिए जो हमारा मेटल स्फीयर दिया है उसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो 2 लिख दिया। अब जिस मेटल के स्फीयर का पोटेंशियल निकालना है उसका चार्ज इस वाले चार्ज का 3 गुना है, तो 3 लिख दिया। और रेडियस डबल है तो वहां पे 2 कर दिया, यानी 2 से 2 कट गया। अब तो यानी उस मेटेलिक स्फीयर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 वोल्ट होगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब चूंकि ये वीडियो चल रहा है तो आप अगर चाहें तो दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, 1 बार 2 बार देख सकते हैं। और नीचे कमेंट करके अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं हमसे, ये सारी फैसिलिटीज हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझें, ये हमारी दूसरी ट्रिक थी। अब हम लोग आते हैं तीसरी ट्रिक पर। इसको मैंने क्रिस क्रॉस ट्रिक किया, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। और इसको जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो ये 1-2 जगह नहीं लगती है, बहुत जगह लगती है। जब मैं इसको क्लास में पढ़ाता हूं तो करीब 4-6 तरीके के क्वेश्चंस कराता हूं, वो सब मैं आपको दूंगा असाइनमेंट में, और उनके सॉल्यूशन भी हम अपलोड करेंगे। हम जो असाइनमेंट देंगे आपको लेक्चर के साथ उसका पूरा सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। और वो क्वेश्चन वेरियस फील्ड से हो सकते हैं, केमिस्ट्री में भी लग। द नेचुरल क्लोरीन sample has 2 isotopes which atomic masses are 35 and 37 respectively. The overall atomic mass of chlorine is 30.55. Then what is the ratio of both isotopes present in the sample? The natural chlorine sample has 2 isotopes which atomic masses are 35 and 37. तो ये सब लोग जानते हैं क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक Cl35 होता है, ये Cl35 है, एक Cl37 होता है। और जो मार्केट में क्लोरीन मिलती है, जो नेचुरल क्लोरीन का सैंपल होता है, उसमें ये दोनों ही होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है। अब अगर क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 माना जाता है तो हमें पता करना है कि जो नेचुरल क्लोरीन है, ये क्लोरीन लिखा, अब इसमें ये दोनों टाइप की चीजें हैं, Cl35 भी है, Cl37 भी है, और इसका एटॉमिक मास 35.5 है। तो ये दोनों किस रेशियो में है? दोनों बराबर बराबर हैं, 1:1 है या 2:1 है, या क्या रेशियो है? तो इसको करने का तरीका, अब ये क्वेश्चन कहाँ का है? क्वेश्चन जाते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में है, एनसीईआरटी में, परसेंटेज एबंडेंट के नाम से ये दिया हुआ है, उसी का मैंने एक सिंपल फॉर्म लिया है। तो इसको करने का तरीका ये होता है, नॉर्मल में पहले आपको नॉर्मल तरीका बता देता हूँ क्योंकि वो भी आपको मालूम होना चाहिए। एक्चुअली ये जो मास है ना, वो एवरेज एटॉमिक मास है। तो एवरेज निकालना तो हम लोग जानते ही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने मान लिया कि क्लोरीन का कोई सैंपल है और उसमें एक्स एटम क्लोरीन 35 के हैं और वाई एटम क्लोरीन 37 के। तो अब एक का 35 है तो एक्स का कितना होगा? तो x इंटू 35, और y एक क्लोरीन के इस आइसोटोप का मास 37 है तो y का कितना होगा? तो ये y इंटू 37 हो गया। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? तो भाई सैंपल था, उसमें x एटम क्लोरीन 35 के थे, y एटम क्लोरीन 37 के थे, तो ये 35 वाले एटम्स का टोटल मास हो गया, ये 37 वाले एटम का टोटल मास हो गया। तो टोटल मास ऑफ द सैंपल दोनों को ऐड कर दिया। और एवरेज निकालने के लिए जितने एटम हैं उनसे भाग दे दीजिए। तो टोटल एटम x इसके हैं, y इसके हैं, तो यहां x प्लस वाई जुड़ गया, और ये वाली वैल्यू 35.5 के बराबर है क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है कह दें कि ये 2:3 है तो एवरेज बताओ, तब तो ठीक है, यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ 2 और 3 कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। थोड़ी सी दिक्कत तभी आती है जब एवरेज दिया रहता है और हमें रेशियो पूछा जाता है। तो बहरहाल ये रेशियो हम निकाल लेंगे। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
x प्लस वाई इससे चला जाएगा तो 35x और प्लस 37y इज इक्वल टू 35.5x प्लस 35.5y हो गया। आप x और y की रेशियो तो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इक्वेशन एक है, अननोन दो है, वैल्यू तो नहीं निकाल सकते हैं लेकिन रेशियो निकाल सकते हैं। अब आप क्या करिए, x एक तरफ ले जाइए, y एक तरफ ले जाइए। तो ये जो x वाला टर्म है इसको इधर कर दीजिए और ये y वाला टर्म इधर कर दीजिए। तो 37y माइनस 35.5y इज इक्वल टू 35.5x और माइनस 35x। तो ये बन गया, हम थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं, 1.5y इज इक्वल टू 0.5x। तो x अपॉन y इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 0.5। तो x अपॉन y इज इक्वल टू 3:1। मतलब अगर ये 3 है तो ये 1 है, 3:1 का रेशियो है। परसेंटेज निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। अगर 3:1 रेशियो है तो आप जानते हैं परसेंटेज कितना होगा, तो आप 100 के रेस्पेक्ट में ले लीजिए तो x 75% हो जाएगा और y 25% हो जाएगा। अब अगर आप रेशियो से परसेंटेज निकालना नहीं जानते हैं तो लेट मी नो। भाई ये क्वेश्चन तो क्लास 7th का है, 6 का है कि दो स्पेसीज हैं, उनका रेशियो 4:1 है, तो उनका परसेंटेज रेशियो कितना है। तो इसको हम लोग शुरू से निकालते हैं। भाई परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना, तो एक 4 है एक 1 है तो टोटल 5 ही है। तो 5 में वो 4 है तो 100 में कितना होगा, 80 होगा। तो पहले वाले का परसेंटेज 80 हो गया और दूसरे वाले का परसेंटेज 20 हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि सर अगर ये रेशियो हम तो निकाल लेते हैं, परसेंटेज नहीं निकाल पाते हैं, तो बताइएगा। तो फिर उसका एक छोटा सा सप्लीमेंट वीडियो 10-5 मिनट का हम और बना देंगे। क्रिस क्रॉस मेथड में हमें इसको करने के लिए यहां पर दो एलिमेंट्स हैं, एक का एटॉमिक मास 35 है तो पहले आप 35 लिख लें, दूसरे का एटॉमिक मास 37 है तो उसके सामने 37 लिख लें, और जो एवरेज एटॉमिक मास दिया गया है उसको इन दोनों के बीच में थोड़ा नीचे लिख लें जैसे कि हमने लिखा है। इसके बाद के स्टेप में अब हमें डायगोनल वाइज डिफरेंस ले लेना है। जैसे कि 35 और 35.5 का रेशियो डिफरेंस 0.5 है तो यहां पर नीचे हमने 0.5 लिख दिया, और 37 और 35.5 का डिफरेंस 1.5 है तो ये हमने 1.5 लिख दिया। ध्यान देने की बात है, डिफरेंस लिया है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा के माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेना है। 35 और 35.5 का डिफरेंस 0.5 है और 37 और 35.5 का डिफरेंस 1.5 है। और ये जो डिफरेंस लेने पर ये नीचे लिखे हुए नंबर आए हैं, यही इन आइसोटोप्स के रेशियो हैं, यानी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 के एटम्स का रेशियो 1.5 अपॉन 0.5 यानी 3:1 होगा। अब ये जो ट्रिक है इसको आप केमिस्ट्री में भी लगा सकते हैं। केमिस्ट्री के कई क्वेश्चंस में ये लगती है और बहुत जल्दी लगती है, जिसको आप बड़े बड़े इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, और फिजिक्स में भी कई जगह लगती है। तो प्लीज गो थ्रू दी असाइनमेंट, और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने जो असाइनमेंट बनाया है उसमें क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन ट्रिक नंबर 1 पे है, कौन सा ट्रिक नंबर 2 पर है, और आप करिएगा। और उसमें मैंने वेरियस एस्पेक्ट्स के क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये हमारी थी ट्रिक नंबर 3। ये जनरली अगर मुझे दो स्पीसीज की वैल्यूज दी हो और उनका एवरेज दिया हो तो उनका रेशियो निकालने सकते हैं।
केमिस्ट्री के कई क्वेश्चंस में ये लगती है और बहुत जल्दी लगती है, जिसको आप बड़े बड़े इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। और फिजिक्स में भी कई जगह लगती है। तो प्लीज गो थ्रू दी असाइनमेंट। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने जो असाइनमेंट बनाया है उसमें क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन ट्रिक नंबर 1 पे है, कौन सा ट्रिक नंबर 2 पर है, और आप करिएगा। और उसमें मैंने वेरियस एस्पेक्ट्स के क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये हमारी थी ट्रिक नंबर 3। ये जनरली अगर मुझे दो स्पीसीज की वैल्यूज दी हो और उनका एवरेज दिया हो तो उनका रेशियो निकालने के काम में आती है। और अब ये चौथी वाली ट्रिक पर हम लोग आ रहे हैं। दिस इज लीनियर ट्रिक। The resistance of a metallic wire is 25 ohm at 30 degrees Celsius and 50 ohm at 100 degrees Celsius. What will be its resistance at 50 degrees Celsius? Now this is the problem and let's see. ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है और इसको हम लोग कहते हैं लीनियर ट्रिक। और ये भी समझ लीजिए कि अगर हम खाली फिजिक्स का ही एग्जाम्पल लें तो कम से कम 4-5 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें ये ट्रिक लग जाएगी। 4-5 चैप्टर में ये करती है। और इवन इसका जनरलाइजेशन ये है कि कोई भी दो क्वांटिटीज अगर लीनियरली एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, लीनियरिटी आप जानते हैं, जैसे y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये एक लीनियर रिलेशन होता है। इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो ये y बराबर ax प्लस बी दे दिया गया, तो उन सब पे ये ट्रिक लग जाएगी। अब यहां पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो कहा गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर is 25 ohm at 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर ये रेजिस्टेंस 25 ओम है और 50 ओम ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो बताइए कि उसका रेजिस्टेंस 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा। अब इसको करने का नॉर्मल तरीका क्या है, हमें पहले रिलेशन मालूम होना चाहिए। मेटल का रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा T। यहां पर अल्फा टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट कहलाता है, आप लोग जानते होंगे। दो जगह ये फार्मूला आता है, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है, और जब आप फर्स्ट ईयर में थर्मामीटर्स पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है। मुद्दे की बात यह है कि ये एक लीनियर रिलेशनशिप है, RT बराबर R0 प्लस R0 अल्फा इंटू T। तो अगर हम कंपेयर करें तो y की जगह पर रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T है और ये कांस्टेंट टर्म है, उसकी जगह R0 है। भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे तो रेजिस्टेंस कुछ कांस्टेंट ही होगा, और ये x की जगह पर T आया है और a की जगह ये R0 अल्फा आया है। करने का नॉर्मल तरीका क्या है, करने का नॉर्मल तरीका क्या है। अब हमें 30 डिग्री सेल्सियस पर 25 ओम मालूम है, तो यहां पर हम रख देंगे 25। R0 तो मालूम नहीं है, R0 अल्फा भी नहीं मालूम है, और T की जगह 30 है। फिर हमें मालूम है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 50 ओम है, तो RT की जगह 50 रख देंगे। R0 फिर नहीं मालूम है, R0 अल्फा भी नहीं मालूम है, और यहां पे T की जगह 100 रख देंगे। तो अब हमारे पास ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गए, सॉल्व कर लेंगे।
R0 भी मिल जाएगा, R0 अल्फा भी मिल जाएगा, और फिर RT बराबर जो हमें निकालना है R0 प्लस R0 अल्फा, और यहां 50 रख देंगे। अब ये R0 की वैल्यू और R0 अल्फा की वैल्यू, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। तो भाई बड़ा लंबा चौड़ा तरीका हो गया ये। पहले इक्वेशन बनाओ, फिर सॉल्व करो, और फिर उसके बाद वैल्यू रख के निकालो। और इतना टाइम हम डॉक्टरों के पास कहाँ है? डॉक्टरों के पास टाइम बहुत ही कम रहता है। पेशेंट अधिकतर इंडिया में तभी आते हैं जब बिल्कुल मरने वाले होते हैं। तो भाई हमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए। तो अब इसको अब हम आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। अगर आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं तो इसको सॉल्व करके ये आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं जिसमें इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये ऐसा करते हैं कि जब 25 था तो ये 30 है, और जब ये 50 था तो ये 100 है। तो आप इसमें यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। बहुत सिंपल है। ये बताओ कि टेम्परेचर अगर 30 से 100 हुआ तो कितना बढ़ा? 70। तो यहां हमने 70 लिख दिया। और रेजिस्टेंस 25 से 50 हुआ तो कितना बढ़ा? 25 बना, तो ये 25 लिख दिया। यानी इन दोनों से हमें यह पता चल गया कि अगर टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो रेजिस्टेंस 25 ओम बढ़ता है। ठीक, इतना हो गया। अब इस पे निकालना है तो आप कोई भी ले लीजिए, चाहे 30 से ले लीजिए, चाहे 100 से ले लीजिए। 30 से ले लेते हैं। तो अगर टेम्परेचर 30 to 50 होता है तो कितना बढ़ रहा है? अब इन दोनों को लेना है तो 30 to 50 में खाली 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा? मान लीजिए x बढ़ेगा। और इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। ये तो हमने बराबर करके लगा दिया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपका बचपन वाला मेथड है। 70 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 25 ओम बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा तो 25/70 बढ़ेगा। तो अगर 20 डिग्री बढ़ता है तो कितना बढ़ेगा? तो 25/70 गुणे 20, ये कर दें, इतने बढ़ जाएगा। यहां से भी वही आएगा। देखिए, x बराबर अगर निकालेंगे तो वही आएगा, 25 गुणे 20/70 वही आएगा। चाहे इसको ऐसे कर लीजिए 70/20, और ये चाहे ऐसे कर लीजिए। और अब देखिए ये कट गया तो ये आ जाएगा 50/7। तो ये लगभग 7 पॉइंट, अब ये भाग तो देना ही पड़ेगा, इतनी तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो 7 7 या 49 होता है भाई। आप लोग तो ऐसे बोलते हैं, हम तो बोलते हैं 7 7 49। फिर एक शेष बचेगा तो ये 1 टाइम्स जाएगा, फिर ये 7.14 ओम बहरहाल हो गया। लेकिन यार आंसर नहीं है, इतना तो बढ़ गया ना। तो जब 30 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ तो रेजिस्टेंस 25 से 7.14 और बढ़ जाएगा। तो ये 32.14 ओम रेजिस्टेंस, ये आंसर आ जाएगा। अब आप इक्वेशन को आराम से घर पे बैठ के, आजकल तो लॉकडाउन का समय है, छुट्टी भी है, सॉल्व करिए और आप देखेंगे उतने लंबे चौड़े मेथड से भी आंसर यही रहता है। तब इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कहीं भी ये लीनियर रिलेशनशिप है और इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। अब थर्मामीटरी में ही देखिए, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है, लिक्विड मरकरी थर्मामीटर होता है, प्रेशर एयर प्रेशर थर्मामीटर होता है। उन सब के रिलेशनशिप लीनियर होते हैं।
सब पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप सब में बना सकते हैं। जहां कहीं भी ये लीनियर रिलेशनशिप आ जाए आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में लगा सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपकी होती है EV बराबर फाई प्लस एच न्यू। कुछ गड़बड़ हो गया शायद, ये एच न्यू माइनस फाई होता है, एच न्यू माइनस फाई होता है, यस, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। अब ऐसा क्वेश्चन बन गया कि जब फोटॉन की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट था। जब फोटॉन की फ्रीक्वेंसी 10,000 हर्ट्ज हो गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 7 वोल्ट था। तो बताइए कि अगर फ्रीक्वेंसी 15 हो जाए तो कितनी होगी। तो ये लीनियर रिलेशनशिप है, आप इसको कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, असाइनमेंट में हमने दिया है, उसको आप करिएगा। नहीं आएगा तो सॉल्यूशन भी पोस्ट हो जाएंगे कल तक, और इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, है ना, और दोबारा देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप लोग कहें तो चलिए एक एग्जांपल हम और कहिए तो ले लें आपकी क्लियरिटी के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का। मान लीजिए जैसे ये इस बार जनरल लेते हैं, कोई भी इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर ax प्लस बी है, तो हम कह दें कि अगर x बराबर 1 है तो y बराबर 3 है, अगर x बराबर 4 है तो y बराबर 20 है। तो बताइए कि अगर x बराबर 7 होगा तो y बराबर कितना होगा। अब इसको हमें पता करना है। तो अब तो ये कक्षा 8 का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें फिजिक्स नहीं लग रही है। हालांकि वो क्वेश्चन भी कक्षा 8 का था, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं। अब यहां पर देखिए, आप करने का नॉर्मल तरीका क्या है। x की जगह 1 रखिए, y की जगह 3 रखिए, a और b में एक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 बराबर a प्लस बी। अब y की जगह 20 रखिए, x की जगह 4 रखिए, तो 20 बराबर 4a प्लस बी बन गया। अब ये लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, a और b मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर a रख दीजिए, b रखिए, और x बराबर 7 भी रख दीजिए, y निकाल लीजिए। ये तो इसको करने का नॉर्मल तरीका है। अब चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इसको देखिए मैं विद इन ए सेकेंड करता हूं, इसमें यूनिटरी मेथड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जब x से 1 से 4 गया तो x कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। तो y कितना बढ़ा, ये 17 बना। 3 से 20 हो गया तो y में इंक्रीमेंट 17 हुआ। तो जब x की वैल्यू 3 बढ़ जाती है, 1 से 4 हो जाती है, तो y की वैल्यू 17 बढ़ जाती है। अब x की वैल्यू फिर 3 बढ़ गई है। ये देखिए, इस बार तो यूनिटरी मेथड की कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। तो x की वैल्यू अगर फिर 3 बढ़ गई तो y की वैल्यू 17 और बढ़ जाएगी। तो 4 पर थी कितनी, 20, 17 बढ़ गई, 17 बढ़ गई। तो मतलब y की वैल्यू x बराबर 7 पे 20 से 17 ज्यादा हो जाएगी, यानी y की वैल्यू 37 हो जाएगी। अब फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें दो राशियों के बीच का संबंध लीनियर होता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। 2 एग्जाम्पल हमने बताए, तो आप इसको इस मेथड से करें, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर पहली बार में क्लियर ना हो तो आप
एक बार वीडियो को पॉज करके, वो यूट्यूब में बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, नीचे जाइएगा एक सेटिंग बना रहता है, उसमें आप चाहें तो इसको स्लो मोशन में भी देख सकते हैं, तो थोड़ा ये स्लो चढ़ेगा तो शायद आपको समझ में आएगा। और अगर आप चाहें तो पॉज करके रोक सकते हैं, दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो देख करके इसको क्लियर कर लीजिएगा। अब मैं आज की अपनी आखिरी ट्रिक बता रहा हूं, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल ट्रिक कहते हैं। ओह आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही भयंकर भूल कर दी है, जो आप लोग भी अक्सर करते हैं। 2.25/2 ये 1.125 होगा, न कि 1.175 जो मैंने लिख दिया है, तो प्लीज़ मेक इट करेक्ट। A spring block system starts vibration with the amplitude of 2 centimeter initially. Due to the small damping, its amplitude decreases to 1.5 centimeter in 2 seconds. What will be its amplitude after next 2 seconds? एक्सपोनेंशियल ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला के कुल 10 ऐसे चैप्टर लगभग हैं जिसमें ये ट्रिक काम में करती है। मैं आपको बता रहा हूं, शुरू से चलते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल सिंपल हार्मोनिक मोशन का लिया है। तो इसमें जब डैम्पिंग होती है तो एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिके करता है। अब आप कैपेसिटर में आ जाइए, तो कैपेसिटर में भी जब कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होता है तो दोनों ही एक्सपोनेंशियली डिके और ग्रो करते हैं। आप एक्सरे में आ जाइए, तो जब एक्सरे आगे बढ़ती है तो उसकी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिके होती है। आप रेडियो एक्टिविटी में आ जाइए तो वो तो एक्सपोनेंशियल डिके होता ही है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या अल्टरनेटिंग करंट में आ जाइए तो उसमें इंडक्टर होता है, तो इंडक्टर की भी एनर्जी ये एक्सपोनेंशियली डिके या ग्रो करती है। अब देखिए कितने सारे एग्जाम्पल हो गए, एक एसएचएम का हो गया, एक एक्सरे की इंटेंसिटी हो गई, 2 हमारे पास हो गए कैपेसिटर में, तो 6 हो गए, और 2 हो गए उसके क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह के, एक रेडियो एक्टिविटी हो गया। तो भाई 8-9 तो एग्जाम्पल यही हो गए। और केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें ये एक्सपोनेंशियली डिके करता है। तो ये एक ट्रिक आपको 10 जगह की काम कराएगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, अब इसमें फिगर बनाने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि फिजिक्स तो नहीं अपनानी है। और ये यहाँ पे स्प्रिंग है, फोर्स कांस्टेंट के मान लीजिए, मास m मान लीजिए, इसको हिला दिया, ये वाइब्रेशंस कर रहा है, तो इसका इनिशियल एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है। तो अगर ये डैम्प नहीं है, मतलब कोई लॉसिंग वाले फोर्सेस नहीं है, तो ये कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट टाइम तक 2 एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता रहेगा। लेकिन आप जानते हैं ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर फ्रिक्शन होता है, एयर रेजिस्टेंस होता है, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं जिससे इसकी टोटल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है और ये डिके होता चला जाता है। तो अगर स्मॉल डैम्पिंग होती है ना, तो ये एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिके होता है। तो एक्सपोनेंशियली डिके होने का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा ये है कि जो टाइम इंटरवल है वो अगर इक्वल है, उनके डिफरेंसेस बराबर हैं, तो वैल्यू के रेशियो बराबर होते हैं। जैसे देखिए कि पहले एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर था और ये t बराबर 0 है शुरुआत, और इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होके 1.5 सेंटीमीटर हो गया, t बराबर 2 सेकंड पर। अब नेक्स्ट 2 का मतलब क्या है भाई, यहां से 2, तो 2 सेकंड से
जब ये 2 सेकेंड और बनेगा तो ये 4 सेकेंड आ जाएगा। तो देखिए ये टाइम इंटरवल बराबर है 0 से 2 एंड 2 से 4। तो मान लीजिए अब एम्पलीट्यूड x है, तो चूंकि ये टाइम इंटरवल्स बराबर हैं, दोनों 2 सेकेंड के हैं, 2 - 0 और 4 - 2 दोनों 2 के बराबर हैं, तो इनका रेशियो बराबर होगा, यानी 1.5/2 इक्वल टू x अपॉन 1.5। 2 - 0 बराबर 4 - 2, तो x अपॉन 1.5/2 इक्वल टू x अपॉन 1.5। अब इससे x बराबर हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2.25/2, तो 1.175 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट 4 सेकंड पर ये डिक्रीज होते होते इतना हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए t बराबर 6 सेकंड पर निकालना चाहते हैं, तो ये y मान लीजिए, तो y अपॉन x बराबर x अपॉन 1.5 और ये 1.5/2। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप बार बार देखेंगे और अपने क्वेश्चंस करने में, देखिए इस ट्रिक्स के बारे में मैं आपको एक अपना लंबा एक्सपीरियंस बता दूं कि जब भी मैं इसको क्लास में बताता हूं, शुरुआत में भी बताता हूं, तो एडमिशन का टाइम होता है, लोगों को बड़ी पसंद आती हैं। एग्जाम से पहले भी बताता हूं, पढ़ते समय ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि क्वेश्चंस फटाफट निकलने लगते हैं। लेकिन 50% स्टूडेंट्स इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, खाली हमारी बात सुनते हैं। अब क्लास तो एक ही बार हो सकती है, तो वहां तो हम लोग मजबूर रहते हैं, लेकिन आपके पास तो ये वीडियो फॉरएवर है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको देखिए, अच्छी तरीके से इसको अपने प्रैक्टिस में लाइए, और जहां कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो अपने नॉर्मल लंबे मेथड्स को छोड़ करके आप लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को करने की इसको कोशिश करिए। और यकीन मानिए कि अगर आपके मान लीजिए 45 में से 10 क्वेश्चंस में भी वो कुछ क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ें लग जाती हैं और आपका टाइम बच जाता है, तो वो टाइम आपके रिवीजन के लिए, क्वेश्चंस को दोबारा देखने के लिए या कठिन क्वेश्चंस को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम आपके पास मिल जाएगा। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का लेक्चर तो हम फिनिश कर रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। छोटे हैं, ब्रीफ में है, कोई बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी ना तो आप पढ़ना चाहते हैं, ना ही हम उसके मूड में रहते हैं। आप तो चाहते हैं कि छोटे से छोटे में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि चूंकि कल तक हम उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे जो मैंने असाइनमेंट दिया है, तो उस असाइनमेंट को एक बार आप बनाइएगा ज़रूर सॉल्यूशन देखने से पहले। और मान लीजिए अगर हमने सॉल्यूशन अपलोड कर दिए और आप तब तक नहीं सॉल्व कर पाए हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, पहले सॉल्यूशन मत देखिए। अगर कुछ डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और उस असाइनमेंट को आप करिए, और फिर जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। और इस बात पे आप भरोसा रखिए कि अगर ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में आ जाती हैं, स्मॉल थिंग्स मेक्स द पर्सन ग्रेट, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिल करके आपके स्कोरिंग बहुत बढ़ा सकती हैं। नीट के पेपर में टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। हमारा अगला लेक्चर भी कुछ इसी टाइप की जनरल चीज़ों का होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जो नीट देने वाले विद्यार्थी हैं इस बार सब वो लगभग अपना कोर्स ख़त्म कर चुके ही होंगे। तो अगर हम मान लीजिए शुरू से आपको यूनिट्स और डायमेंशंस और ऑप्टिक्स पढ़ाना शुरू करें, तो वो आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा जितना कि ये इस समय आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी है।
और बाकी मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि हमारे चैनल में प्लेलिस्ट हैं 11th की हैं, 12th की हैं। 11th की प्लेलिस्ट में पहले चैप्टर यूनिट्स से शुरू करूँगा, यूनिट डायमेंशन और एरर से, और 12th की प्लेलिस्ट हम ऑप्टिक्स से शुरू करेंगे। तो अगर आपको टॉपिक वाले वीडियो चाहिए तो आप 11th 12th वाले वीडियो देख लीजिएगा। देखिए फिजिक्स की थ्योरी सब में सेम ही रहती है। और ये जो नीट का और आईआईटी का हमारा प्लेलिस्ट है, आप लोगों के लिए जो स्पेशल वीडियो है, तो आप लोगों को इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत है। और ये तो मैंने अपने लंबे टीचिंग एक्सपीरियंस में कई बार देखा है कि बच्चे कहते हैं सर थ्योरी तो आती है, न्यूमेरिकल नहीं निकलते, या फिर न्यूमेरिकल घर में निकल जाते हैं, नीट के पेपर में नहीं निकलते। तो भाई देखो, न्यूमेरिकल तो तब निकलेंगे जब उन्हें लगाओगे। तो उसको लगाने की प्रैक्टिस, कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, वो ज़रूरी है। तो हम उसी चीज़ को कवर कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, सारे वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए, उसको शेयर करिए, उसी से हमें खुशी मिलेगी और पता भी चलेगा कि आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा कई लोगों ने सब्सक्राइब किया तो लाइक नहीं किया, और लाइक किया तो सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोनों में कंटिन्यूटी करिए, तीनों चीज़ करिए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए, और वीडियो पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ये 5 ऐसी ट्रिक्स थी जो आपको पूरी फिजिक्स में काम में आएंगी। दरअसल फिजिक्स की नहीं, पूरी जिंदगी की ट्रिक्स हैं। कहीं भी ऐसी चीज़ आती है समझ में आएंगी। और अगले लेक्चर में हम कुछ और ऐसा लाएंगे जिससे आपको पूरा फायदा मिले। कई छोटी छोटी, अगर आपको भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट करिए कि मैं किस पे बनाऊं। क्योंकि जो हमारी नीट और जेई वाली प्लेलिस्ट है उसमें मैं टॉपिक एक तरफ से अगर शुरू करूंगा तब तो जानते ही हो 2 महीने में कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप लोग बताइए कि आपको किस चीज़ में डिफिकल्टी हो रही है, हम किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग ले लें। तो इसमें हम इसी टाइप के आपके यूजफुल वीडियो बनाएंगे। ठीक है बेटा।